देखो भाई, ज्योग्राफी का 10वां लेसन हमारा 12वीं कक्षा का परिवहन तथा संचार के साधन। इसके बारे में हम पहले स्थल मार्ग और जल मार्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आता है वायु मार्ग। वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने का एक तीव्रतम साधन है। इसने यात्रा समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है। यह भारत जैसे विस्तृत देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह दूरियां बहुत लंबी है और भूभाग एवं जलवायु दशाएं अत्यंत विविधतापूर्ण है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक की 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया था। लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ। भारतीय वायु प्राधिकरण भारतीय वायु रक्षा वायु क्षेत्र में सुरक्षित, सक्षम वायु यातायात एवं वैमानिकी संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन, तो वायु परिवहन का प्रबंधन कौन करता है भारत के अंदर? एयर इंडिया द्वारा किया जाता है। जब अनेक निजी कंपनियों ने भी यात्री सेवाएं देनी प्रारंभ कर दी है। एयर इंडिया यात्रियों तथा नौभार यातायात दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराता है। नौभार यातायात का मतलब है कि जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुयान द्वारा ले जाया जाता है। यह अपनी सेवाओं द्वारा विश्व के सभी महाद्वीपों को जोड़ता है। कुछ निजी कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू कर दी है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है और उत्तर पूर्व सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इंडियन एयरलाइंस का इतिहास देखिए। 1911 में भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई। 1947 वायु परिवहन मुख्यतः 4 प्रमुख कंपनियों इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया तथा डेक्कन एयरवेज द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। 1951 में 4 और कंपनियां भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया तथा कलिंगा एयरलाइंस इस सेवा में शामिल हुई। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके 2 निगम एयर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया। अब इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो गया है। इसके अतिरिक्त पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके बाद आती है तेल एवं गैस पाइपलाइन। पाइपलाइनें गैसों एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। क्यों है? क्योंकि इसके बिछाने में एक बार खर्चा आता है हमारा, बार बार हमें खर्च नहीं करना पड़ता, और उसके बाद इसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो तरल पदार्थ है उसको भेज सकते हैं। जैसे पानी की लाइन आपने एक बार बिछा दी, फिर वर्षों तक उसमें से पानी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से तेल की पाइपलाइन बिछाएगी, गैस की पाइपलाइन बिछाएगी, और जैसे हमारे कांडला से और मथुरा तक जो पाइपलाइन बिछी है या बठिंडा तक पाइपलाइन बिछी है, वो एक बार बिछाने में खर्चा ज़रूर आया, लेकिन बार बार उसमें खर्चा नहीं आता, उसके रखरखाव पे खर्चा नहीं आता। यहाँ तक कि इनके द्वारा ठोस पदार्थों को भी घोला या गारा में बदलकर परिवहित किया जा सकता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। इसे 1959 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। एशिया की पहली 11 से 57 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइन असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक का निर्माण IOL ने किया था। इसे 1966 में और आगे कानपुर तक विस्तारित किया गया। पश्चिम भारत में एक दूसरे विस्तारीकरण पाइपलाइन का नेटवर्क जो महत्वपूर्ण है वो है अंकलेश्वर कोयाली, मुंबई हाई कोयाली तथा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर का निर्माण किया गया, जिसे HVJ हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के नाम से
जानते हैं, जो भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। हाल ही में 1256 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन सलाया गुजरात में है से मथुरा उत्तर प्रदेश तक बनाई गई। गुजरात से पंजाब वाया मथुरा कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती है। इसके साथ OIL द्वारा नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक 660 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये थी पाइपलाइन परिवहन, यानी पाइपलाइन परिवहन द्वारा हम मुख्य रूप से गैस और पेट्रोलियम पदार्थ को ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यानी रिफाइनरी तक पहुंचाते हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक गैस है उसको घर घर तक पाइपलाइन तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरा जो CNG गैस है जो वाहनों में डलती है उसको भी पेट्रोल पंप तक पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद आता है संचार जाल। मानव ने कालांतर में संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए। आरंभिक समय में ढोल या पेड़ के खोखले तने को बजाकर आग या धुएं के संकेतों द्वारा अथवा तीव्र धावकों की सहायता से संदेश पहुंचाए जाते थे। उस समय घोड़े, ऊंट, कुत्ते, पक्षी तथा अन्य पशुओं को भी संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता था। आरंभ में संचार के साधन ही परिवहन के साधन होते थे। डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाष तथा उपग्रहों की खोज ने संचार को बहुत त्वरित एवं आसान बना दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संदेश पहुंचाने के लिए लोग संचार की विभिन्न विधाओं का उपयोग करते हैं। मापदंड एवं गुणवत्ता के आधार पर संचार साधनों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो संचार के साधनों को दो श्रेणियों में बांटा यहाँ पर, एक व्यक्तिगत संचार के साधन और दूसरा है सार्वजनिक संचार के साधन। व्यक्तिगत संचार के साधन वे संचार के साधन हैं जिन्हें व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, अपने संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है। सार्वजनिक संचार के साधन वे संचार के साधन हैं जिसके द्वारा संदेश को हम एक साथ हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो व्यक्तिगत संचार के साधन कौन से हैं? जैसे पत्र है, हम पत्र लिखकर अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। दूरभाष यानी टेलीफोन करके हम आपस में बात करते हैं, अपने विचार पहुंचाते हैं। तार जिसे टेलीग्राम कहते थे, आज इसका महत्व बहुत ही कम हो गया है, टेलीग्राम। फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि। और सार्वजनिक में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, उपग्रह, सैटेलाइट जो होती है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं व पुस्तकें, जनसभाएं, गोष्ठियाँ एवं सम्मेलन, ये क्या है? सार्वजनिक संचार के साधन है। व्यक्तिगत संचार तंत्र। उपयुक्त सभी व्यक्तिगत संचार तंत्रों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी एवं आधुनिकतम है। नगरीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से ज्ञान एवं सूचना की दुनिया में सीधे पहुंच बनाने में सहायक होता है। ये ई-कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए अधिकाधिक प्रयोग में लाया जा रहा है। इंटरनेट विभिन्न मदों पर विस्तृत जानकारी सहित आंकड़ों का विशाल केंद्रीय भंडारगार जैसा होता है। इंटरनेट तथा ईमेल के माध्यम से यह नेटवर्क अपेक्षाकृत कम लागत में सूचनाओं को अभिगम्यता प्रदान करता है, यानी कि आसानी प्रदान करता है, सस्ती सूचनाएं प्रदान करता है। दूसरा जन संचार तंत्र, रेडियो। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत किया गया। तब से इसने असीमित लोकप्रियता पाई है और लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन ला दिया। छोटे से काल में ही इसने देश भर में प्रत्येक घर में जगह बना ली। सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया और 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदला गया। ऑल इंडिया रेडियो सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। विशिष्ट अवसरों जैसे संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सत्रों के दौरान विशेष समाचार बुलेटिनों को भी प्रसारित करता है। रेडियो के बाद आता है टेलीविज़न, टीवी। पहले आपने देखा है कि विवाह के अवसर पर भी दान और दहेज में रेडियो दिया जाता था। फिर रेडियो क्या देने लगे? टेलीविज़न देने लगे।
और आजकल एलईडी देने लग गए। सूचना के प्रसार और आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविज़न प्रसारण एक अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में उभरा। रेडियो से तो केवल हम सुन सकते थे, लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से क्या करते हैं, हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। प्रारंभिक दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित थी, जहां इसे 1959 में प्रारंभ किया गया था। 1972 के बाद कई अन्य केंद्र खोले गए। सन 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से विगलित कर दिया गया और इसे दूरदर्शन यानी डीडी के रूप में एक अलग पहचान दी गई। इनसेट 1A राष्ट्रीय टेलीविज़न DD1 के चालू होने के बाद समूचे नेटवर्क के लिए साझा राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और इन्हें देश भर के पिछड़े और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। इसके बाद आता है उपग्रह संचार। उपग्रह संचार की स्वयं में एक विधा है और ये संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करते हैं। हालांकि उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं सारिक दृश्य प्राप्त होने के कारण उपग्रह संचार आर्थिक एवं सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण हो गया। उपग्रह से प्राप्त चित्रों का मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की चौकसी आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है। भारत की उपग्रह प्रणाली को समाकृति और उद्देश्यों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से दो भागों में? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट तथा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। इनसेट, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जो दूर संचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों तथा विभिन्न अन्य आंकड़ों एवं कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। IRS उपग्रह प्रणाली मार्च 1988 में रूस के वैंकानूर से आई और RS-1A के प्रक्षेपण के साथ आरंभ हो गई। IRS-1A इसका प्रक्षेपण वहाँ से किया गया, सोवियत संघ से। भारत ने भी अपना स्वयं का प्रक्षेपण वाहन PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया। ये उपग्रह अनेक वर्णक्रमीय बैंड को एकत्रित करते हैं तथा विविध उपयोग हेतु भू स्टेशनों पर संप्रेषित करते हैं। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आंकड़ों के अधिग्रहण एवं प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराती है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो किस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से संचार के साधनों में क्रांति आई, कि सबसे पहले जो संचार के साधन थे व्यक्तिगत संचार के साधन, उसके बाद व्यक्तिगत संचार के साधन, जन संचार के साधन, सबसे पहले रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया और अब सैटेलाइट। ठीक है भाई।